हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। जैसे अभी एंट्रेंस एग्जाम्स है, उसको लेके एलएलबी को लेके सभी में कॉन्ट्रैक्ट एक ही तरीके से पूछा जाता है। तो आपको कैसे क्या इसको पढ़ना होता है, कैसे क्या आपको इसको समझना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ इसको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम जनरल मीनिंग जाने, मीन्स सामान्य, अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलेंगे साथ ही में, जिससे आपको दोनों मीनिंग्स पता हो। ठीक है, आप कंफ्यूजन ना हो एग्जाम्स में। देखो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर हम एक जर्नल मीनिंग समझ लिए, एक सामान्य मीनिंग, तो हम डेली यूजेस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने एक शॉप पे गए, उस पे हमने एक पेन मांगा कि आपके पास पेन है। शॉप वाले ने बोला, शॉपकीपर है जो, कि हाँ है पेन। ठीक है, तो हमने जैसे ही उसको पेन के लिए बोला, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, प्रपोजल होता है। उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और फिर हमने उसको क्या दिया कि उसने प्रॉमिस भी कर लिया साथ में कि हाँ मेरे पास है पेन। ठीक है, अब उसने पूछा कैसा चाहिए आपको, तो आपने उसको बता दिया कि मुझे 5, 10, 15 जितने का भी चाहिए, और आपने उसको पैसे दे दिए और उसने आपको पेन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन गया। ठीक है, पर ये बहुत छोटे स्तर पे है, मतलब एक छोटा लेवल है ये कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम सुनते भी हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उससे है। ठीक है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें सुनने में आते हैं। तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट बिल बना, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्ट बना। ठीक है, 25 अप्रैल 1872 में ये बनके तैयार हो गया। ध्यान रखिए 25 अप्रैल, ठीक है, 1872 को ये बन के रेडी हो गया, और जो लागू हुआ ये मींस एनफोर्सेबल हुआ ये 1 सितंबर 1872 को हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बना, ठीक है, ये आपको जरूरी है जानना। जैसे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें वहां पूछा भी जा सकता है, और अगर आप एलएलबी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पे जैसे ही आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन फर्स्ट में करते हैं तो उसका जर्नल मीनिंग, साथ ही में आपको जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सारी चीजें बतानी होती है। ये 3rd लॉ कमीशन के द्वारा जारी हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो तृतीय विधि आयोग मींस 3rd लॉ कमीशन था, उसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनाया गया था। ठीक है, ये सभी पे अप्लाई है। पहले के जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था, पर फिलहाल में 31 अक्टूबर 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा है आपका उसमें पार्टनरशिप वगैरह, मतलब स्पेसिफिक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टनरशिप है, सेल्स गुड्स है आपकी, ये सारे उसके अंदर आते हैं। जिसमें बेल आती है, प्लेज आता है, ये सारे उसमें, पर हम उसको नहीं पढ़ रहे, आज हम जनरल प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल को समझने के बाद ही आप वो सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसके चैप्टर्स की, ठीक है, और सेक्शंस की। देखिए उसमें सेक्शन 75 सेक्शंस हैं, और साथ ही में 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो डिवाइडेड है 6 चैप्टर्स में, उसमें जो फर्स्ट है सिर्फ उसमें इतना बता रखा है कि शॉर्ट टाइटल मीन्स आप कहाँ पे, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये कब तो अप्लाई हुआ, ये सारी फर्स्ट सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, ये कब अप्लाई हुआ और इसका नाम क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये कहाँ अप्लाई है, ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निर्वचन खंड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरे जितने भी वर्ड्स है वो वहीं से ही निकल के आते हैं और उसी का डिफाइन कर रखा है। अब देखो हम समझेंगे। फर्स्ट देखो प्रपोजल, प्रपोजल, एक्सेप्ट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जे तक है, पर हम पढ़ेंगे आई तक ही। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी मतलब बिल्कुल डीप नहीं जाना। ठीक है, पहले जितनी मीन्स हाईलाइट है वही पढ़नी है, और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वही पढ़ने हैं। ठीक है, अब हमने समझ लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, समझ लिया फर्स्ट जो आपका सेक्शन है वो भी समझ लिया। अब सेकंड समझेंगे। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं आप देखते रहना, और साथ ही में देखो यहाँ भी सुनते रहिए। देखो फर्स्ट है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। ठीक है, इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट में भी एक एग्जांपल दिया था आपका एक पेन का। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, ऑफर, किसी चीज का प्रस्ताव। ठीक है, मान लो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी बिजनेस का। ठीक है,
मैंने बोला कि मैं एक मार्बल का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने किसी पार्टी को बोला कि मुझे इतना मार्बल चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑफर किया कि मुझे इतना मार्बल चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैंने बोला इस डेट को मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। प्रॉमिस हो गया, मतलब उसने प्रॉमिस कर लिया कि मुझे इस डेट पे वो ये मार्बल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एग्रीमेंट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो मार्बल नहीं दिया, ठीक है, या फिर वो उनका इलीगल मार्बल था कि वो मतलब मुझे दे ही नहीं सकते थे। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे वॉइड हो जाता है। ये बाद की प्रोसेस है, पहले हम लीगली तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो फिर क्या हुआ कि वो मुझे मार्बल उसी डेट पे देते हैं, मैं उनको पैसे देती हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट भी हो गया, कंसिडरेशन मीन्स पैसा, प्रतिफल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। फिर मैंने उनको बोला कि आप डेट टू बाय डेट मेरे को इसी टाइम पे आप ये मार्बल प्रोवाइड करवाते रहिए, ताकि मैं आपको इन्फॉर्म देता रहूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उन्हीं से ही मैं आप मार्बल लेना स्टार्ट कर दी। तो ये क्या हुआ, एक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें बन गई, ठीक है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे एग्रीमेंट दोबारा और वॉइड भी समझेंगे। देखो वॉइड क्या होता है, शून्य, ठीक है, जीरो। अब बोलोगे कि वॉइड यहाँ पे क्यों आया, देखो क्या होता है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बहुत सारे बीच में छूट जाते। क्यों छूट जाते, देखो क्या होता है, कुछ क्या होता है इलीगल होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग ही मतलब अगेंस्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हमें हार्मफुल करते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके इलीगल है, मींस आपके पब्लिक को बहुत हार्मफुल मतलब हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। वॉइड का मीन्स ये होता है, सिर्फ एक लाइन समझिए कि जो स्टार्ट से ही कभी मतलब एग्रीमेंट बन ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसा वॉइड होता है। हम सिर्फ हाईलाइट समझे जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सी डेफिनेशन है कि एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट वही बनता है जो लीगली तरीके से एग्रीमेंट हो और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, ठीक है, उसमें कोई भी कुछ भी इलीगल ना हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि पहले तो वो लीगल था, मतलब जब हमने किया वो काम तब तक तो सही था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया और बाद में जाके क्या हुआ, वो वॉइडेबल हो गया, मतलब बंद, शून्यगण्य हो गया, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे दो मैरिज करते हैं लोग, ठीक है, तो वो क्या है, और साथ ही में जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर हम हिंदू लॉ पढ़े तो सिर्फ उसमें एक मैरिज दे रखी है, और जैसे मुस्लिम लॉ पढ़े तो उसमें वो अपने हिसाब से मैरिजेस कर सकते हैं, जैसे 4 है, ठीक है। वो सब अपना अपना मैटर होता है कि हम कितनी मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉ बना रखा है, सबका फैमिली लॉ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी वॉइडेबल, ठीक है। और मैं आपको आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो इनका जो डिफरेंसेस है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट चाहिए हिंदी इंग्लिश, तो वो भी हम पेड प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। हमने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, टेलीग्राम भी दे रखा है, तो आप वहां से जाके भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब समझेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। ये समझ में आ गया, आपको नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, मैं और भी अच्छे से डीपली आपको बता दूंगी, ठीक है। आप देखो चैप्टर 1 क्या है, 3 to 9। अब इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती। ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स संसूचना, स्वीकृति, और जो आपका प्रस्ताव है उसका खंडन कैसे होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका एक्सेप्टेंस और प्रपोजल भी हो जाए तो वहीं विखंडित भी हो जाता है, कि जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही हो, एक्सेप्ट होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो प्रॉमिस और एग्रीमेंट तक ही जाए, ठीक है। तो सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो चैप्टर का नेम है वही सेक्शन 3 है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि जैसे पहले क्या होता था, अब तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती, पहले क्या होता था, और ये पहले की लॉ है, तो पहले क्या होता था कि जैसे फोन पे एग्रीमेंट हुआ, प्रपोजल हुआ कि आप ये पेन मुझे दे देंगे, आप मुझे ये सामान भिजवा देंगे, तो फोन पे मैंने सुन लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सेप्टेंस भी कर दी और उसके बाद मैं वो सामान नहीं भिजवा रही हूँ, तो वो क्या हुआ, रिवोक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, ठीक है।
प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस ही नहीं की, तो कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, मतलब इसमें ये बता रखा है कि कब कम्युनिकेशन, मतलब कब जो वो हमने कॉल पे बात की या फिर कोई पोस्ट के द्वारा कुछ सामान भेजा तो वो कब कंप्लीट होगा, इसमें ये बता रखा है। ठीक है, रिवोकेशन मतलब कब खंडन हो जाता है उस चीज का। फिर रिवोकेशन हाउ मेड, मतलब जो खंडन है वो कैसे बनता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है, मतलब जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप डेली यूजेस पे खुद पे लेके चलोगे तो बहुत इजी से समझ में आएगी, और आप बिल्कुल उसमें लॉ पे बिल्कुल जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 2 पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो वही वर्ड सारे जो आपने अभी पढ़े थे, वॉइड, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि वॉइडेबल क्या है, वॉइड क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सारे कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रखी है, जो एसेंशियल एलिमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट के, वो सेक्शन 10 में है। व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे इसमें ये सब बता रखा है कि लिखित होना चाहिए, ठीक है, और हस्ताक्षरित होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बता रखी है, तो ये आपको मस्त से पढ़ना। सेक्शन 11 देखते हैं, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझेंगे। देखो सेक्शन 11 मीन्स सक्षमता, कौन सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसके बारे में बता रखा है। जैसे मेजरिटी बता रखी है कि 18 वर्ष का होना चाहिए, भारतीय वयस्कता अधिनियम है जो हमारा, उसके अंदर बता रखा है कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हो तो उसमें 21 ईयर के होने चाहिए, और जो अगर आप बाकी जो अगर हम मेजरिटी की बात करें तो वो 18 ईयर मानी गई है। ठीक है, तो 18 ईयर मानी गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या माना गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में केस है, बहुत बहुत बड़ा केस है और अच्छा केस है, जो सक्षमता के नाम से वही माइंड में आ जाता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास कोश वर्सेस, या बनाम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक जो ये वाला केस है, इसके अंदर क्या हुआ था, मैं आपको केस समझा देती हूँ पूरा। देखो मोहरी बीबी बनाम धर्मदास केस था, जो जिसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति था वो क्या था, माइनर पर्सन था। ठीक है, माइनर पर्सन तो था, पर उसने क्या किया, 20,000 रुपए उसने क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिए कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए साहूकार से। ठीक है, उसने क्या किया, 8,000 रुपए ही दिए उसको, और फिर क्या हुआ, मतलब मान लो कि ये पेमेंट ज्यादा बड़ा छोटा हो सकता है, 20,000 मान के चलो। ठीक है, और फिर देखो उसने क्या किया, उसने सिर्फ 8,000 रुपए दिए, और फिर उस 8,000 लेने के बाद ही उसने बता दिया कि मैं तो माइनर पर्सन हूं, मैं अभी मेजर नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, केस कर दिया। ठीक है, कि मेरे पैसे वापस दो। फिर कोर्ट ने क्या बोला कि ये मतलब देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पे रूल ऑफ एस्टोपल भी लागू होता है, जो एविडेंस में भी है, सेक्शन 115 to 117 तक। ठीक है, टीपी एक्ट में भी है, पर आपको इतना डीपली नहीं जाना, सिर्फ आपको एविडेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 115 to 117। ठीक है, रूल ऑफ एस्टोपल भी लागू होता है कि एविस्क दूसरों को बाध्य कर सकता है, पर वो खुद दूसरों के द्वारा बाध्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी बता रखा है, तो आप इससे भी रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप मेजरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई पर्सन नहीं होना चाहिए, इसमें ये बता रखा है। फिर देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसेंट बहुत बहुत जरूरी होती है। ये एक क्या है, एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट का, कि जब कंसेंट होती है, सहमति, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर कंसेंट कैसी होनी चाहिए, जो फ्री ऑफ कंसेंट हो। अब फ्री ऑफ कंसेंट कैसी होगी, मीन स्वतंत्र सहमति कब होगी, जब ये कोर्सिंग, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सारी चीजें इसमें ना हो। देखो ये सारी चीजें आपकी जो सेक्शंस हैं इसमें दे रखी है। अगर आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ कंसेंट, तो आप ये सारे कंसेंट के टाइप्स हैं। ठीक है, कि ये फ्री कंसेंट होनी चाहिए इनके अलावा। ठीक है, जैसे मान लो इसको हिंदी में प्रपीड़न कहते हैं, ऐसे में असर, कपट और दुरुपदेशन। ठीक है, तो ये सारी होती है। अब देखो ये अगर इसमें इंक्लूड नहीं है कंसेंट में, तो वो फ्री ऑफ कंसेंट मानी जाएगी। फिर है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ की जो फैक्ट्स हैं,
एक फैक्ट्स की भूल होती है, मीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मीन तथ्य की भूल, और एक होती है विधि की भूल। तथ्य की भूल को माफ कर सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो नॉलेज नहीं थी कि ये भी कानून है क्या। ठीक है, ये गलत होगा और आपको इससे पनिशेबल होगा ही। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं। बाकी की जो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स वीडियो आपको मिल जाए। और साथ ही में आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट्स चाहिए एलएलबी के तो आप वो ले सकते हैं। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए आपके लिए है कि आप ये सारी चीजें नोट कर लें, क्योंकि जब पेड कोर्स आपका होगा तब आपको इजीली रहेगा पढ़ना। ठीक है, तो आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।